हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं अपने इस जबरदस्त फास्ट ट्रैक बैच के लिए। दोस्तों, आज हम सबसे पहले आपके साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं, जिसको हमने नाम दिया है बेटा इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब दोस्तों, ये हमारे स्टडी मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 1 के बराबर है, बट यहां पर हमने अभी सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके साथ कवर नहीं करेंगे इस चैप्टर में। हमारे आईसीएआई स्टडी मॉड्यूल के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग टॉपिक्स में आपके साथ बेटा कवर करते जाएंगे। यहां पर फिलहाल सेशन में मैं आपके साथ सिर्फ रेलिवेंट पॉइंट्स या वो पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा जो हमें अभी आगे के बेस बढ़ाकर आगे काम करने के लिए जरूरत है। जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है बेटा वो हम सबसे एंड ऑफ द क्लास में देखेंगे। जिस दिन आपके इस बैच का लास्ट क्लास होगा, आपको लास्ट क्लास में मैं पूरे स्टडी मॉड्यूल दिखाऊंगा और दिखाऊंगा भाई देखो ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने आपके साथ कवर कर लिए हैं, और अगर कोई थ्योरी का टॉपिक छोटा मोटा बच जाएगा हम उसे भी आपके साथ कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अब हमारे सबसे पहले बेटा सेशन पे, जिसमें आज हम आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में सारी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो हियर वी स्टार्ट। भाई सबसे पहला सवाल क्या आता है? सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है आखिरकार बेटा कॉस्टिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज एक्चुअली कॉस्टिंग? कॉस्टिंग वर्ड से समझ में क्या आता है? तो देखो भाई, अगर एक बिल्कुल बेसिक और सिंपल सरल भाषा में बोला जाए, एक बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, तो बेटा हम ऐसा बोलते हैं कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग एवरी बिजनेसमैन अपने लिए यूज करता है। हर बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेस हो, ये यूज करता ही करता है। द डिफरेंस इज, बस कुछ लोगों को फॉर्मली पता है कि हाँ सर ये हमारा कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है, कुछ लोग बाय डिफॉल्ट करते हैं। सर क्या मतलब? मैंने कहा चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं। अगर मैं आपके सामने बेटा एक एग्जांपल रखूं, तो सोचिए आपके पास एक सब्जी वाले भैया हैं। यस सर, जो सब्जी वाले भैया हैं बेटा वो सब्जियां बेचते हैं। जब वो मॉर्निंग में अपने शेड्यूल में चलते हैं, सुबह सुबह होलसेल मार्केट जाते हैं, वहां से वेजिटेबल बेटा बाय करेंगे, अपनी शॉप पर आएंगे, उन्हें सेल करेंगे। अब सेल करने से पहले उन्हें अपना एक सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। बात तो ठीक है। सेलिंग प्राइस बेटा कैसे निकलेगा? सर सेलिंग प्राइस निकालने के लिए उन वेजिटेबल वेंडर को सबसे पहले अपनी बेटा कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। वंस दे कंप्यूट देयर कॉस्ट, उसमें वो एड अप करेंगे बेटा अपना प्रॉफिट, और उनके पास निकल कर आएगा सेलिंग प्राइस। बात तो ठीक है सर, और उस रेट पर वो सब्जियां बेचेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। बेटा यही प्रोसेस है कॉस्टिंग। दिस इज सिंपली कॉस्टिंग। देखो हमारे सब्जी वाले भैया भी ये यूज कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हो कितना कॉमन बात है ये, कि भाई सब लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, कितना नॉर्मल इन नेचर है ना। तो सर आइए अब मैं आपको एक और डिटेल्ड एग्जांपल देकर समझाता हूं कि कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। सो हियर वी स्टार्ट विद अवर वन ऑफ द एग्जांपल। लीजिए बेटा एक बहुत ही सिंपल सरल एग्जांपल लेते हैं, और वो है, आपको दिख रहा है बेटा गोया का ट्रिप। हाँ सर, गोया का ट्रिप। तो दोस्तों लेट सपोज आपको अपने फ्रेंड्स के लिए गोया का ट्रिप एक्टिव एक प्लान करना है। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं बेटा आप सब फ्रेंड्स गोया के ट्रिप पर जा रहे हो। अगर हम गोया के ट्रिप पर जाएंगे, सबसे पहले सबके मन में एक सवाल आता है, भाई पैसा कितना लगेगा? भाई पैसा कितना लगेगा ये तो बता दो, क्योंकि भाई जितना पैसा लगेगा उसके हिसाब से हमें अपनी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, घर वालों से बात करनी पड़ेगी एंड सो ऑन। मैंने कहा देख बात तो तुम्हारी ठीक है, तुम कुछ गलत नहीं बोल रहे हो ये पक्का है, तुम कुछ गलत नहीं बोल रहे हो ये पक्का है। तो कहते हैं सर बता दो फिर कितना पैसा। मैंने कहा चलिए बात करते हैं। बेटा अगर हम गोया की ट्रिप की बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? सर सबसे पहले हमारे पास लगेगा बेटा टिकट का प्राइस। एम आई राइट? जल्दी से बता दो बेटा। तो सबसे पहले तो आपको और हमें बेटा क्या पे करना पड़ेगा? सबसे पहले वी हैव टू टेक टिकट का प्राइस। लेट सपोज टिकट का प्राइस पर पर्सन आने जाने का, लेट सपोज हम मान लेते हैं 7,000 रुपीज है। रैंडम बेसिस हमने अपनी मर्जी से कोई नंबर मान लिए। ठीक है सर, ये टिकट का प्राइस आ गया। अब वहां जाकर आपको रहना भी पड़ेगा, खाना भी है, सब कुछ है। तो हमने कहा चलो भाई वहां पर आप अपना होटल एंड फूड की कॉस्ट ले लेते हैं। लेट सपोज बेटा होटल एंड फूड की कॉस्ट पर पर्सन आपने कैलकुलेट करी, लेट से राउंड ऑफ करके बेटा हमने 5,000 रुपए इस चीज के ले लिए कि भाई चलो 3-4 दिन का स्टे है और इसी तरीके से मैनेज हो जाएगा।
अब वहां पर जाकर सिर्फ यही काम तो होगा नहीं कि होटल में रहना है और बस टाइम पास करना है। बेटा वहां पर आप घूमने फिरने जाओगे, इसका मतलब आप साइट सीइंग करोगे। साइट सीइंग मतलब अलग अलग जहां जहां पर जो जो फेमस जगहें हैं वहां पर जाकर आप काम करोगे, वहां पर घूमोगे। लेट सपोज इसको करने में 4,000 रुपए का और खर्चा आएगा। इसके अलावा मैंने कहा भाई देखो गोया जा रहे हैं या बीच पर जाएंगे, बीच पर बड़ी सारी प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं वाटर रिलेटेड। हाँ सर, तो भाई यहाँ पर हम एक्टिविटीज के पैसे भी जोड़ देते हैं। ऑल दो एक्टिविटीज बेटा हम पर पर्सन हम बोल तो रहे हैं, बट हम इसके साथ क्या लिख देते हैं सर, ये होगा ऑप्शनल। भाई देखो मान लो किसी को डर लगता है या किसी को पानी से कोई प्रॉब्लम है, देखो सबके अपने अपने फोबिया है, तो हमने कहा भाई देखो हम इसको ऑप्शनल कर देते हैं, जिसको करना है करो, नहीं तो नहीं भाई करना। तो भाई 2,000 रुपए इस चीज के हैं। तो अगर हम यहां से बेटा एक रैंडम टोटल उठाएं तो इसका मतलब हमारे पास बेटा यहां पर पर्सन की कॉस्ट कितनी आ जाती है। तो अगर हम यहां से देखें तो बेटा हमारी जो टोटल कॉस्ट है गोया ट्रिप की पर पर्सन की आपने कितनी निकाल ली, पीपी मतलब पर पर्सन। तो ऑल इंक्लूसिव हमारे पास हो गया 7 5 12 12 और 4 16 और 2 18। तो 18,000 रुपए में आपका ट्रिप ये गोया का बन जाता है। पहले दोस्तों बेटा यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो हमने अभी सारी कैलकुलेशन करी बेटा टोटल कॉस्ट तक की, ये आपके पास बेटा क्या निकल गई, ये आपके पास पर पर्सन की बेटा टोटल कॉस्ट निकल गई। तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, यही बेटा कॉस्टिंग है। बिल्कुल सही बोला आपने, यही आपने कॉस्टिंग करी है। आपने बेटा क्या कैलकुलेट कर दी, कॉस्टिंग, कॉस्ट निकाल दिया। और कॉस्टिंग का मतलब ही यही है। सो कॉस्टिंग इंडिकेट्स कि आपका जो भी काम आप कर रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी। तो कॉस्टिंग का मतलब हो गया टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट। भाई जितनी एक चीज के लिए कॉस्ट है उसको आइडेंटिफाई करना, ये बेटा कॉस्टिंग बन गया। देखो कितना आसान है। अब अब अगर हम इसी को एक बिजनेस की बात से ले, भाई ये तो हमने किसके लिए बनाया, अपने लिए बनाया। अब आपने ये अपने लिए बनाया, आपने कहा यार ये तो बड़ा मस्त काम है यार, हमें तो सब समझ में आ गया गोया जाने के क्या क्या करना है, हमने पूरा स्टडी कर लिया है। हमने कहा ठीक है। अब आपके दिमाग में एक स्टार्टअप का आइडिया आ गया यहीं से, क्या सर, मान लो हम ना गोया ट्रिप का पैकेज बेचना शुरू कर देते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, गोया ट्रिप का पैकेज बेचना शुरू कर देते हैं। चलो जी अब हम इसके पैकेज बना बना के बेचेंगे कि भाई जिसको जाना है हमारे से बुकिंग करवाओ, जाओ घूम के आओ गोया। हमने कहा ओके जी चलिए। अब ये बेटा गोया घूमने का पैकेज अगर बनाना है तो बताइए बेटा पैकेजेस की कॉस्ट कैसे निकाले। तो भाई देखो अब आप बिजनेस कर रहे हो, अब आप बिजनेस कर रहे हो तो बेटा आपने क्या निकाल रखा है, अपना कॉस्ट। आपने बेटा कॉस्ट निकाल रखा है। फिर अब आप क्योंकि बिजनेस कर रहे हो इसमें क्या जोड़ दोगे, प्रॉफिट। और आपके पास दोस्तों क्या निकल जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस। आपके पास दोस्तों निकल जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। बेटा यही हमारा क्या बन गया, कॉस्टिंग। दिस इज टेक्निकली कॉस्टिंग बेटा। अगर हम यहां पर बात करें, अगर मैं प्रॉफिट वर्ड की बात करूं तो बेटा प्रॉफिट कैसा होता है, तो आई कैन से ये जो बेटा प्रॉफिट होता है ये कैसा होता है बेटा, जनरली फिक्स्ड एज अ परसेंटेज, जनरली फिक्स्ड एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। भाई हमारी हर कंपनी अपना एक मिनिमम बता देगी कि देख भाई मुझे ये काम करना है बट इसके लिए मेरे को कम से कम 20% प्रॉफिट चाहिए, मैं तभी काम करूंगा जब मुझे 20% प्रॉफिट मिलेगा। तो कंपनी बेटा अपना क्या निकाल लेगी, एक प्रॉफिट का परसेंटेज। अब यानी कि सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट बिकम्स वन ऑफ द मेजर एलिमेंट बेटा, मेजर एलिमेंट जिसके ऊपर हमारा सेलिंग प्राइस डिटरमिन होगा, जिसके बेसिस पर हमारा सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो यानी कि अगर किसी कंपनी ने अपनी कॉस्ट निकालने में कर दी गड़बड़, अगर किसी कंपनी ने बेटा कॉस्ट निकालने में कर दी गड़बड़ तो क्या होगा बेटा, अगर कॉस्ट में हो गई गड़बड़ तो बेटा आपका सेलिंग प्राइस भी गड़बड़ हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस हर बिजनेस के लिए एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट होता है। भाई देखो अगर हम सेलिंग प्राइस की टर्म्स में बात करें, अगर आपका सेलिंग प्राइस मार्केट से ज्यादा हो गया तो आपके पास कोई भी बायर नहीं आएगा। सेलिंग प्राइस अगर मार्केट से कम हो गया तो बेटा आपके पास इतने ज्यादा आ जाएंगे कि आप उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे और लॉस मेकिंग भी बन सकते हैं। तो दोस्तों ये सेलिंग प्राइस का डिसीजन इज वेरी वेरी क्रूशियल। तो भाई ये ना बहुत इंपॉर्टेंटली बहुत ज्यादा ध्यान से डिसाइड करा जाता है कि हमारा सेलिंग प्राइस बेटा क्या होना चाहिए।
अब ये किस पर डिपेंड कर रहा है? कॉस्ट पर, क्योंकि प्रॉफिट तो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट है। तो यानी कि बेटा हम क्या कह सकते हैं, कॉस्ट इज वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट हो गया बेटा एक बिजनेस का। अगर किसी बिजनेसमैन ने अपनी कॉस्ट ही गलत तरीके से निकाल ली तो बेटा उसका बिजनेस का काफी ज्यादा नुकसान या लॉसेस हो सकते हैं, उस बिजनेस के काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स या लॉसेस हो सकते हैं। तो बेटा उन सब से बचने के लिए इसको बहुत अच्छे और ध्यान से निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालेंगे कैसे? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग। तो अब आपको समझ में आएगा कि एक बिजनेसमैन के लिए कॉस्टिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। भाई इसके ऊपर उसका पूरा बिजनेस टिका हुआ है। अगर ये गलत निकल गया तो सेलिंग प्राइस गलत और अल्टीमेटली आप मार्केट में सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से बेटा कॉस्ट निकालना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम पढ़ेंगे इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग। आई होप एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बेटा अब आपको समझ में आया होगा, राइट? तो यही बातें बेटा हमने यहां पर लिख भी दी है। देखिए, बिफोर सेलिंग पैकेजेस वी नीड टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ द पैकेज। भाई इसको बेचने से पहले हमें सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। दोस्तों वी नीड टू अंडरस्टैंड, कोई भी सामान बेचने से पहले या कोई भी सर्विस देने से पहले कंज्यूमर हमेशा मांगता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपको एडवांस में बताना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल आप बच्चों ने ये वाली क्लासेस बाय करी, ठीक है, फास्ट ट्रैक बैच आपने पीडब्ल्यू से बाय करा। आपने सबसे पहले ये देखा कि भैया इसका प्राइस कितना, इवन बिफोर सेलिंग द प्रोडक्ट, इवन बिफोर डूइंग द बिजनेस, पीडब्ल्यू डिसाइडेड इट सेलिंग प्राइस कि भाई हमें बच्चों को इतने में देना है, तो मिनिमम प्राइस क्वालिटी एजुकेशन देनी है, पीडब्ल्यू का मोटो। अब ये कैसे होगा? पीडब्ल्यू ने भी अपनी कॉस्ट निकाली, उसमें बेटा प्रॉफिट जोड़ा और फिर सेलिंग प्राइस निकाला। अब पीडब्ल्यू ने कॉस्ट निकाली, प्रॉफिट जोड़ा, सेलिंग प्राइस निकाला, तभी तो आपको बेटा वो प्रोडक्ट बेच पाए हैं। तो यानी कि कभी भी बिजनेस में काम करने से पहले आपको अपना सेलिंग प्राइस बेटा फिक्स करना पड़ता है। काम करने से पहले ही आपको सेलिंग प्राइस निकालना पड़ता है। उसके लिए पहले निकालनी है कॉस्ट, जो निकलेगा कॉस्टिंग से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पर देखता हूं कि भाई हमें कॉस्ट कैसे निकालनी है। तो हमने कहा भाई टिकट कॉस्ट ले लो। हमने लिया था बेटा टिकट कॉस्ट 7,000 रुपए। होटल का कॉस्ट हमने 5,000 ले लिया था। साइट सीइंग बेटा एक रेंडमली ले लेते हैं, हमने कितना लिया था? 4,000 लिया था शायद। एक्टिविटीज बेटा शायद 2,000 लिया था। ठीक है, अब क्योंकि हम पैकेज बेच रहे हैं तो भाई हमारे ऑफिस की कॉस्ट भी जुड़ेगी। पहले तो हम रेंडमली अपने पिकनिक पर जा रहे थे, अपने टूर पर जा रहे थे, वहां क्या ऑफिस, बट अब यहाँ ऑफिस के खर्चे भी जोड़ने पड़ेंगे। लेट सपोज 1,000 रुपए हमने ऑफिस के जोड़ दिए, तो 7 5 12 12 और 6 18 और एक हो गया बेटा 19,000 हमारी टोटल कॉस्ट। अब कंपनी कहती है भाई देखो मुझे तो 20% प्रॉफिट चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी? 3,800 रुपीज जोड़ देगी। यानी कि कंपनी इसको बेटा 22,800 रुपए का पैकेज बनाकर बेचेगी। सो वी आर गोइंग टू सेल दिस पैकेज एट 22,800 रुपीज। भैया इतने का पैकेज है, आप ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ठीक है साहब, ये बात भी समझ में आ गई। तो दोस्तों अब आपको यहां तक का काम समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक का काम समझ में आ गया तो ये देखिए बेटा, यही बात मैंने दोबारा लिख दी जो भी आपको पढ़ाई थी। सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट होता है वो परसेंटेज वाइज फिक्स होता है। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द पोटैटोज। यहां मैंने सब्जी वाले का एग्जांपल ले लिया। आप बेटा जिस भी प्रोडक्ट का होगा आप उससे ले सकते हो। तो आप इसको पोटैटोज बोल दो, आप इसको प्रोडक्ट बोल दो, आप इसको कोई पर्टिकुलर सर्विस बोल दो, आप जो बोलना चाहते हैं आप वो यहां पर नाम ले सकते हैं। वॉट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव, आप यहां पर वो नाम लेकर अपना काम कर सकते हैं। बेसिकली हमें उसकी क्या निकालनी पड़ेगी बेटा? कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। जब तक कॉस्ट नहीं निकलेगी तब तक आपका काम बच्चा नहीं होगा। पहले बात समझ में आ गई? चलो यहां तक का मैटर क्लियर है। तो बेटा अब हम इसको फॉर्मल तरीके से भी एक बार देख लेते हैं। तो इसका मतलब thus we can say that one of the main element to determine selling price is the determination of cost. सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको बेटा कॉस्ट निकालना मैंडेटरी है। कॉस्ट निकालना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसका मतलब फाइनली वी कंक्लूड बेटा कॉस्टिंग का मतलब क्या हुआ? कॉस्टिंग टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट। तो बेटा आपके पास कंक्लूजन ये हुआ
कि भाई कॉस्टिंग का मतलब क्या है, ये एक टेक्निक है एंड प्रोसेस है जिससे आप अपने सारे के सारे बेटा कॉस्ट को कंप्यूट करेंगे। पहले दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो भाई कॉस्टिंग का मतलब सिंपल हो गया, एक ऐसी टेक्निक और प्रोसेस जिससे आप कॉस्ट निकालने वाले हो, ठीक है। अब देखो बेटा चैप्टर नंबर 1 में आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, तो यहां पर अगर आपको नोटिंग करनी है तो मैं यहां पर एक काम करूंगा, मैं एन लिख दूंगा, एन का मतलब है नोट डाउन। तो ये वाला पॉइंट बस आपने नोट करना है अपनी नोटबुक में कि कॉस्टिंग का मतलब क्या हुआ, कॉस्टिंग इज टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनिंग कॉस्ट। आप ये बेटा नोट कर लेना, आप सिर्फ ये वाली लाइन नोट कर लेना, बाकी का सारा हमारा बेस था, एग्जाम्पल था, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके पास सबसे पहला क्या बन गया, नोटिंग का पॉइंट, कॉस्टिंग इज द प्रोसेस एंड टेक्निक ऑफ एसरटेनिंग कॉस्ट। ऑलराइट सर। अब ये तो हुआ एक वर्ड हमारा कॉस्टिंग। तो हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, अगर हम अपने सब्जेक्ट का नाम बोले तो हमारे सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। भाई हमारे सब्जेक्ट का नाम तो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जब हम बोलते हैं बेटा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो इसमें दो पार्ट्स आ गए, एक आ गया कॉस्ट अकाउंटिंग, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बट प्यार से हम सब इसको क्या बोल देते हैं, कॉस्टिंग का सब्जेक्ट। वी कॉल इट बाय प्यार, अरे मेरा लल्लू, अरे मेरे प्यारे, अरे मेरे दोस्त, कॉस्टिंग। तो अब हमने सबसे पहले अभी तक कॉस्टिंग का मतलब समझा। क्या सर ये कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ये सब अलग अलग वर्ड्स हैं? हाँ बेटा ये सब अलग अलग वर्ड्स हैं। तो आइए जरा अब हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखो दोस्तों जब वर्ड आ गया अकाउंटिंग तो ये आपका नॉर्मल अपना पुराना वाला कॉन्सेप्ट आ गया। आपने बचपन में पढ़ा था जब आप अकाउंट्स पे स्टार्ट करा था, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, रिकॉर्डिंग। फिर से वही बात आ जाएगी कि सबसे पहले आपको आपकी ट्रांजैक्शंस को बेटा रिकॉर्ड करना है, आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफाई करना है, उससे फाइनली रिपोर्ट्स बनानी है और तब आपका काम कंप्लीट होगा, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। बट अब यहां पर वर्ड आएगा बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग। इसका मतलब अब वो सारा का सारा काम करना है, बट अब वो सारा करना है विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट। मतलब जो जो कॉस्ट रिलेटेड एलिमेंट है जो हमने अभी ऊपर एक जस्ट एग्जांपल में रेंडमली देखे, उनसे रिलेटेड ये सारा काम करना विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज बच्चा कॉस्ट अकाउंटिंग। आई होप पहले बात समझ में आई। चलिए देख लेते हैं बेटा अब इसको भी। तो अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग तो भैया देखिए क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। भाई पहली बात ये किसके लिए हो रहा है, कॉस्ट के लिए, विच बिगिंस विद रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर basis on which they are calculated, ends with the preparation of periodical statement and reports for ascertaining and controlling cost। तो भाई सिंपल सिंपल सी बात है, वही अकाउंटिंग वाला मीनिंग हो गया जो हमने पहले पढ़ा था। बट यहां पर ये सारा का सारा कार्यक्रम, ये सारा का सारा तामझाम किसके अकॉर्डिंगली करना है बेटा, ये सारा का सारा तामझाम हमें करना है फॉर कॉस्ट। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारा का सारा कार्यक्रम बेटा हमें करना है फॉर कॉस्ट। अगर हम ये कॉस्ट के लिए कर पाएंगे तो हमारे लिए बेटा सबसे आइडियल सिचुएशन ये क्रिएट हो जाएगी। तो जब भी हम सारा काम करेंगे कौन कौन सा बेटा, रिकॉर्डिंग का, एनालिसिस का, आइडेंटिफिकेशन का और फिर फाइनली पीरियोडिकल रिपोर्ट्स बनाने का रिलेटेड टू कॉस्ट, तो ये बन जाएगा बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। अब आपके लिए बेटा ये भी नोटिंग का पॉइंट है। तो अभी तक हमने दो पॉइंट्स नोट करे हैं, एक कॉस्टिंग का और एक कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है बेटा। देखो जब भी नोटिंग करना है वीडियो को पॉज कर लेना, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बता चुका हूं। आप वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ जाना, ठीक है बेटा। क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच है बेटा, इतना ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे कि आप नोटिंग भी करो, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द वर्ड कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब इसका मतलब क्या, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड कॉस्ट अकाउंटेंसी। बेटा देखो अब मैंने जैसा अभी बोला, हमने अपनी कॉस्ट निकाली, कॉस्ट में बेटा प्रॉफिट जोड़ा, सेलिंग प्राइस निकाला। तो सेलिंग प्राइस निकालना इज वन ऑफ द डिसीजन टू डू द कॉस्ट। भाई एक हमारा डिसीजन मेकिंग हो रही है ना, कॉस्ट के बेसिस पर हमने एक डिसीजन मेकिंग करी कि सर हमारा फाइनल प्रोडक्ट कितने का बिकना चाहिए, व्हाट शुड बी द फाइनल सेलिंग प्राइस, दिस इज डिसीजन व्हिच वी हैव टेकन। तो बेटा ये क्या आ गया, डिसीजन मेकिंग। ऐसे ही बहुत सारे डिसीजंस होते हैं बेटा हमारी कॉस्ट में जो हमें लेने पड़ते हैं। एग्जांपल देता हूं,
भाई आपके पास ऑप्शन होता है, आपने देखा होगा आईफोन बनते हैं या सैमसंग के फोन बनते हैं, टीवीज बनते हैं, लैपटॉप्स बनते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने देखा होगा वहां पर लिखा होता है मेड इन चाइना। जब लिखा होता है बेटा मेड इन चाइना, इसका मतलब सर, इसका मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हुई है। अब जरा सोचिए, क्या ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, एप्पल, सैमसंग, लेनोवो एंड सो ऑन, जो भी कंपनीज है बेटा, क्या ये बुद्धि इनकी भ्रष्ट है कि भाई ये अपने यहां ना बनाकर एक थर्ड दूसरी जगह बिल्कुल कंट्री भी अलग, वहां पर कह रही है जी आप बना के दे दो? तो नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। अब बच्चे कह रहे हैं क्योंकि वहां सस्ता पड़ता है, मैंने कहा यस, आपकी बिल्कुल बुद्धि ठीक है, बट बेटा ये डिसीजन मेकिंग तो करनी पड़ी ना। एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ मैनेजमेंट, वी हैव टू मेक अ डिसीजन कि हाँ भैया प्रोडक्ट खुद बनाना है या बाहर से बनवाना है। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, इसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। तो बेटा ये सब पार्ट आपका किस में कवर्ड होता है? कॉस्ट अकाउंटेंसी में। This entire zone or this entire area is covered under the word called cost accountancy. इसका मतलब है बेटा कि आपको जो भी डेटा मिला फ्रॉम कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों के डेटा के बेसिस पर जो हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, दैट विल बी कवर्ड एज अ कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो पहले बेटा तीनों वर्ड्स का मतलब आपको समझ में आएगा। तो अगर हम यहां पर देखें बेटा, क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन ऑफ costing and cost accounting principles, methods and techniques to the science, art and practice of cost control, ascertainment of profitability for the purpose of managerial decision making. ये सब काम करना इज टेक्निकली योर कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये सब काम करना ये सब काम किस बेसिस पर होंगे बेटा? जो डेटा हमारे पास है, उस डेटा के बेसिस पर ये सारे एनालिसिस, ये सारे इंप्लीमेंटेशन, डिसीजन मेकिंग करना इस कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो बेटा ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया जो आपको नोट करना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने आपके साथ मेनली तीन बातें पढ़ी। सबसे पहला बेटा हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला भी स्टडीड कॉस्टिंग का मतलब, फिर हमने देखा बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब और कॉस्ट अकाउंटेंसी। हमने बेटा ये तीन चीजें आपके साथ पढ़ी। तो चलिए अब मैं इन तीनों को एक शॉर्ट में समराइज करवा दूं। चलो सर बिल्कुल करवा दो, हम तो चाहते ही हैं। मैंने कहा मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, इसलिए तो मैं आपके साथ काम करता रहूंगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग का सिंपल मतलब क्या था? तो बेटा कॉस्टिंग का एक बिल्कुल सा सिंपल मतलब है जहां पर हम कहते हैं एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। भाई आपको अपनी कॉस्ट को कंप्यूट करना है, तो ये आपका सबसे पहला मतलब हो गया। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया? भाई हम यहां पर कहते हैं, सबसे पहले शॉर्ट में लिखेंगे बस यहां पर, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट। आपको अपनी कॉस्ट को बेटा रिकॉर्ड करना है, और यहां से मेनली क्या करना है? प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल रिपोर्ट्स। प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल रिपोर्ट्स, भाई जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स चाहिए, वो प्रिपेयर करना बेटा यहां पर बन गया कॉस्ट अकाउंटिंग। और तीसरा हमारे पास है कॉस्ट अकाउंटेंसी। इसमें हमने क्या करा था बेटा? इसमें हमने कहा था भाई देखो हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, फिर उसके बाद एसर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। भाई हम इसके बेस पर अपना प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे। और इसके अलावा बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा? इसके अलावा हमें मैनेजीरियल डिसीजन मेकिंग करनी है। इसके अलावा बेटा मैनेजीरियल डिसीजन मेकिंग करनी है। अब ये जो डिसीजन मेकिंग है बेटा किस बेसिस पर होगी? ये सब होगी ऑन द बेसिस ऑफ, ये सब होगी बेटा ऑन द बेसिस ऑफ किसका? डेटा जो हमें मिलेगा कहां से? जो हमें मिलेगा बेटा कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग से। जो हमें मिलेगा बेटा कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग से। सो इन दो एरिया से जो डेटा मिलेगा बेटा उन सब का समराइजेशन। तो अब आप ये भी बेटा नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। ये आपके लिए एक छोटी सी समरी बन गई कि कॉस्टिंग का मतलब क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी तीनों का मतलब बेटा क्या क्या होता है। अब इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको बोला था सब्जेक्ट का नाम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमने उसमें से कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लिया, कॉस्टिंग पढ़ लिया, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, ये तीनों वर्ड्स हो गए। अब चलते हैं बेटा अदर अदर हाफ पर। अदर हाफ बोले तो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट। तो चलिए पहले अब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं आपसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्ड क्या इंडिकेट करता है, उससे हमें क्या समझ में आता है। तो लीजिए बेटा, अब आता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा रिफ्लेक्ट करेगा, भाई देखिए मैनेजमेंट का मतलब सर वही बचपन वाला मैनेजमेंट जिसको हमने क्या बोला था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वही वाला सारा। तो बेटा मैनेजमेंट ये सारा काम करती तो है, बट इसके लिए भी तो उन्हें डेटा या बेसिस चाहिए, इसके लिए भी तो उन्हें डेटा चाहिए। कैसे अपना प्लान बनाएंगे फ्यूचर का? ऐसा थोड़ी है बेटा हवा में चलो अगली बार ये कर लेंगे, नहीं। हर चीज के लिए वी रिक्वायर डेटा टू मेक एनी डिसीजन, टू मेक एनीथिंग वर्क ऑन। वी हैव टू गेट सम डेटा बेस्ड ऑन विच वी विल गिव अवर इनसाइट्स। तो भाई ये सब डेटा कहां से आएगा? ये सब डेटा देकर मैनेजमेंट को हेल्प करना ताकि वो काम अच्छे से कर पाए, ये बेटा कॉन्सेप्ट क्या बन गया? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अगर हम यहां पर देखें, असिस्ट मैनेजमेंट, ताकि वो अपना काम कर सके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा, बाय प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स। तो बेसिकली उन्हें हमें डेटा का इनपुट देना पड़ेगा जिसके बेस पर बेटा वो अपना क्या कर पाएंगे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम कर पाएंगे। तो आपने बेटा ये भी नोट कर लेना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक क्लियर हो गया बेटा। देखो ये फास्ट ट्रैक बैच है, आई एम गोइंग अ बिट, थोड़ा सा स्पीड अप हो रखा है ना, हल्की सी स्पीड मैंने मैनेज करी हुई है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक एलिमेंट्स है, तो इसलिए हम इसको क्विकली कवर कर रहे हैं, ठीक है बेटा, बिकॉज दे आर वेरी बेसिक एलिमेंट्स। इनके ऊपर एमसीक्यू भी अभी आपके साथ कर लेंगे ताकि आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। अभी देखते चलिए, सब करेंगे है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा, कॉस्ट मैनेजमेंट। तो बेटा फाइनली अब हमारे पास एक वर्ड आ गया बेटा, कॉस्ट मैनेजमेंट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्या था? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनली कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या? भाई देखो ऐसा है, यहां पर अगर मैं वर्ड मैनेजमेंट बोलूं तो मैनेजमेंट का एक सिंपल सा मतलब होता है, मैनेजमेंट करते कैसे है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो बिट्स मैनेजमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि जो काम करा जाए उसको बहुत अच्छे से करा जाए, जो भी काम करा जाए उसे बहुत इफेक्टिव और एकदम बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट करा जाए। अगर हम यहां पर देखें बेटा, हमारे साथ वर्ड क्या लग रहा है? कॉस्ट का मैनेजमेंट। मतलब कॉस्ट वाले एलिमेंट्स को इफेक्टिवली एकदम बढ़िया तरीके से बिजनेस में लगाना, कॉस्ट वाले तरीके को एकदम इफेक्टिवली बढ़िया तरीके से बिजनेस में लगाना। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? इसका मतलब कॉस्ट में ये लगाना, इसका मतलब कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? कॉस्ट हमेशा मिनिमाइज करना चाहेगी कंपनी। एवरी कंपनी वांट्स टू मिनिमाइज इट्स कॉस्ट। हर कंपनी चाहती है बेटा उसकी कॉस्ट मिनिमम हो जाए, देयर बाय वो अपने कंज्यूमर तक लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस पर अपना गुड्स पहुंचा पाए या सर्विस दे पाए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बेटा आपके साथ लूं, पीडब्ल्यू आपको बिल्कुल बेयर मिनिमम प्राइस पर, एकदम लोवेस्ट प्राइस पर क्वालिटी एजुकेशन देने की बात करता है। तो लोवेस्ट प्राइस पर आपको जब क्वालिटी एजुकेशन देने की बात करता है तो बेटा ये आपका क्या बन गया? कॉस्ट मैनेजमेंट। भाई कंपनी ने अपनी इस तरीके से मैनेजमेंट कर रखी है कि वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करता है ताकि वो अपने कंज्यूमर को बेस्ट प्राइस पर प्रोडक्ट दे पाए, है ना। तो यही बेटा इसका मतलब हो गया। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज टू प्रोवाइड लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट और सर्विसेज टू कंज्यूमर। भाई हर कंपनी चाहती तो है मिनिमम पर दे, बट कर नहीं पाते ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो भाई यहां पर यही तो मेन गेम है, जो ये कर पाएगा यानी कि वो अपने कॉस्ट को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, जो नहीं कर पा रहा बेटा उसके साथ क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है ना। तो भाई उन गड़बड़ से बचने के लिए ये काम थोड़ा सा इफेक्टिवली करना पड़ेगा। ये लो बेटा, ये और नोटिंग करना है। तो जो जो नोटिंग के एरियाज है, जो जो बेटा नोटिंग के पॉइंट्स हैं, मैं आपको यहां पर बेटा सारे के सारे लिखवा रहा हूं। जो जो बेटा नोटिंग के पॉइंट है मैं यहां पर आपको सारे के सारे मैनेज करवा रहा हूं कि भाई देखो ये नोट भी कर लेना है बाद में, ताकि आपको ये बार बार नोट्स ना देखने पड़े, जस्ट अपनी नोटबुक से सारी चीजें एक ही बार में रिकॉल हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां तक का पार्ट हो गया। अगला चलते हैं बेटा जिसको हम बोलते हैं टेस्ट योर नॉलेज। तो ये क्या है सर? ये एमसीक्यू आ गए आपके लिए। जी हाँ, चलिए देखते हैं। कहता है डैश प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर इनकम डिटर्मिनेशन। इनकम निकालने के लिए देखो बेटा, एमसीक्यू करने का सिंपल सा तरीका रहेगा, आप वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज कर दें, पॉज करके क्वेश्चन पढ़े, अपने आप सोचे इसका करेक्ट आंसर क्या। मैं तो अभी बता ही दूंगा, तो ये होगा इसका करेक्ट तरीका। इससे आपकी नॉलेज टेस्ट हो जाएगी कि आपको समझ में आया अभी तक का नहीं आया। ठीक है ना। चलिए
डैश प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर इनकम डिटर्मिनेशन। भाई इनकम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट या नन ऑफ दीज? भाई इनकम निकालने के लिए जो हमारा तरीका होता है बेटा वो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इनकम हमारी हमेशा कहां से निकलेगी बेटा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तरीके से निकलेगी जो हमें यूज करना है। तो इनकम विल बी कंप्यूटेड थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ना कि कॉस्ट, ना कि मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डैश हेल्प्स इन ascertaining कॉस्ट बिफोर हैंड। भाई आपको कह रहा है ये चीज आपको कॉस्ट निकालने में काम आती है, ये चीज बच्चा कॉस्ट निकालने में काम आती है। तो बताइए बेटा कौन सी आइटम है जो कॉस्ट बिफोर हैंड निकालने में काम आती है, मतलब काम करने से पहले। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो प्रॉफिट्स बताता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है नहीं, वो तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो गया रिपोर्ट्स के बेस पर। कॉस्ट अकाउंटिंग, दिस हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ये हमें हेल्प करता है जिससे कि बेटा हम अपनी कॉस्ट को एकदम बढ़िया तरीके से बेटा निकाल सके, राइट। अगला कहता है बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग डिस्क्लोजेस। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या मिलता है? फाइनेंशियल पोजीशन मिलती है, आंसर इज नो। प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ प्रोडक्ट, जॉब और सर्विस, हाँ सर, कॉस्ट अकाउंटिंग में सब मिलेगा। आपको क्या बताया था? कॉस्ट से रिलेटेड सारी रिकॉर्डिंग, पीरियोडिकल रिपोर्ट्स, वो चीज हो गई। इफेक्ट एंड इंपैक्ट ऑफ कॉस्ट ऑन बिजनेस, भाई इफेक्ट नहीं समझाता ये कि भाई हमारे इस कॉस्ट का क्या होगा ना, ये भी नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं सर। हमारा बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तो बेटा ये हमारे पास बी बन जाएगा। नेक्स्ट कम्स इन, ये देखिए बेटा, डैश एड्स इन प्राइस फिक्सेशन। प्राइस फिक्सेशन का मतलब क्या सर? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये निकालना। बेसिकली आपको निकालना क्या है कि सेलिंग प्राइस में कॉस्ट और प्रॉफिट का कॉम्बिनेशन कितना हो। तो ये कैसे पता चलेगा? क्या ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताने वाला है? आंसर इज नो। क्या ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताने वाला है? सर ये तो कंफ्यूजन है, अभी बताते हैं। क्या ये कॉस्ट अकाउंटिंग बताने वाला है? अब देखो जब ये क्वेश्चन पढ़ता है बच्चा बेटा, उसको ना ये दो पॉइंट्स में कंफ्यूजन होता है कि ये मैनेजमेंट में होगा या कॉस्ट में। तो बेटा वापस से इनके मीनिंग समझते हैं, आपको अपने आप से क्लियर होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग कहता था भाई मैं तो अपनी कॉस्ट के लिए जिम्मेदार हूं, मैं सिर्फ एंड सिर्फ किसके लिए जिम्मेदार हूं? कॉस्ट के लिए। तो ये कहता था भैया कॉस्ट का जो डेटा है उसे प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना, उसके बेसिस पर रिपोर्ट्स बनाना। तो ये प्राइस फिक्सेशन में नहीं हेल्प करता। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहता था मैं तो डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार हूं। तो बेटा सेलिंग प्राइस निकालना इज अ डिसीजन। तो यानी कि बेटा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दिस वुड बिकम द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन। पहले दोस्तों इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई है? बता दीजिए, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं बेटा, डैश इंक्लूड्स फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखिएगा बेटा, फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग। भाई अब आपको टैक्स का कंपोनेंट जोड़ दिया, तो क्या कॉस्ट अकाउंटिंग में टैक्स आता है? तो आंसर इज नो। कॉस्ट अकाउंटिंग बेटा टैक्स की प्लानिंग से डील नहीं करता, ये वाला वर्ड गड़बड़ कर गया। टैक्स की प्लानिंग का मतलब हो पूरा प्लान आउट करना, जैसे आप टैक्स पढ़ते हो अपना कि भाई किस तरीके से मैनेज करें जिससे हमारा टैक्स जो है वो मिनिमाइज हो जाए। अब ये वाला पार्ट इसके अंदर कवर नहीं होता, तो यानी कि बेटा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दिस इज ऑल कवर्ड अप अंडर बच्चा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट। पहले दोस्तों इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि यहां तक बेटा अब आप सबको पूरा का पूरा बेटा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए सो यहां पर आकर हमारे एमसीक्यू भी बेटा यहां पर अभी फिलहाल के लिए होल्ड हो गए। तो यहां तक आकर हमने बेसिक 3-4 वर्ड्स पढ़े जिनका हमने सब्जेक्ट वाइज अपना मतलब देखा। गॉट इट बच्चों? सो दोस्तों अब यहां तक एमसीक्यू करने के बाद हम चलेंगे बेटा आगे। तो दोस्तों अभी तक हमने जितने बेसिक टर्म्स पढ़े उसके बाद हम एक वर्ड बार बार अगेन एंड अगेन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा कॉस्ट। हम बार बार एक वर्ड पे थोड़ा स्ट्रेस कर रहे थे, कॉस्ट निकालो, कॉस्ट निकालो, कॉस्ट निकालो। सो अब हम समझते हैं आखिरकार ये कॉस्ट वर्ड का मतलब क्या है, व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय द वर्ड कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए बेटा इधर देखते हैं।
तो कॉस्ट वर्ड का मतलब है बेटा, सबसे पहली बात, इसको बेसिक भाषा में बोले तो हम कहेंगे बेटा खर्चा। जो भी खर्चा एक किसी भी चीज के लिए हो रहा है वो उसकी कॉस्ट है। अगर हम इसको सिंपल भाषा में आपके साथ कवर करें तो बेटा क्या होगा इसका मतलब, सो हियर इज व्हाट वी हैव आवर कॉस्ट। देखिए बेटा, तो अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो जैसा कि मैंने बोला, इसका मतलब कोई भी खर्चा। तो पहली बात बेटा हो गया अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो जो भी हमारी तरफ से कोई भी खर्चा होगा वो सारा। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आती हैं, एक है बेटा एक्चुअल और दूसरा है नोशनल। अब ये दो वर्ड्स क्या है? तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं एक्चुअल। एक्चुअल मतलब का क्या हो गया, जो हमने पैसे बेटा एक्चुअली खर्च करे, जो हमने पैसे एक्चुअली में खर्च करे वो तो आएंगे ही आएंगे। दूसरी, आपके पास आता है बेटा नोशनल। यहां पर नोशनल वर्ड का मतलब बेटा आपके पास होगा आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यस, कॉस्ट अकाउंट्स में या कॉस्टिंग में हम अगर हमारी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उसे भी बेटा कंसीडर करा जाता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ द पर्पस ऑफ कॉस्ट। जैसे कि एक पर्सन है, उसकी अपनी ही बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में वो बिजनेस कर रहा है, तो उस बिल्डिंग का जो नोशनल रेंट है वो बेटा आप वो अपनी कॉस्ट में इंक्लूड करेगा। तो भाई एक तो वो जो एक्चुअल खर्चा कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहा है, स्टाफ की सैलरी दे रहा है, प्रोडक्ट का खर्चा है, सर्विस का खर्चा जो भी है वो सब तो होगा ही, साथ साथ अपनी बिल्डिंग का जो रेंट होगा वो भी लेगा। या एक पर्सन अपने आप से अपनी कंपनी में प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहा है, तो वो अपनी सैलरी वहां डाल सकता है, तो बेटा वो भी सारा क्या बनेगा, आपका नोशनल वाला अमाउंट। तो पहले बेटा ये एक्चुअल और नोशनल का मतलब क्लियर। तो भाई कोई भी खर्चा जो हम करने वाले हैं, चाहे वो बेटा एक्चुअल हो चाहे वो नोशनल हो, दोनों में से कोई भी हो, वो हमें हमारी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अगला, इनकर्ड ऑन, जिस चीज के लिए करा गया उसके लिए, और एट्रीब्यूटेबल टू। बेटा एट्रीब्यूटेबल का मतलब हो गया हमने उसको लिंक कर दिया, भाई वो स्पेसिफिकली उस पर्पस के लिए खर्च नहीं हो रहा था। जैसे एक बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस में वो 4 तरीके के प्रोडक्ट बेचता है, उसके लिए उसने एक शॉप रेंट पर ली है। अब बेटा जो शॉप रेंट पर ली है उसमें वो चारों प्रोडक्ट बेचता है, तो चारों प्रोडक्ट के लिए वो रेंट का खर्चा एट्रीब्यूटेबल है। भाई स्पेसिफिकली एक किसी के लिए नहीं है, वो सबके लिए इन कॉमन वाला खर्चा है। बट वो खर्चा हो रहा है तो अल्टीमेटली कंज्यूमर से तो लेना बनता है। वो खर्चा सिंस हो रहा है तो अल्टीमेटली पैसे तो बेटा हमारा कंज्यूमर देगा। तो वो खर्चा एक स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं है, हमने उसे बेटा लिंक कर दिया। लिंक कर दिया तो वो हमारा क्या बन गया बेटा, एट्रीब्यूटेबल का नाम बन गया। तो भाई आपके पास कोई भी खर्चा या तो एक्चुअल या नोशनल, या तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए करा या उससे लिंक कर दिया, ये सब हमारी कॉस्ट है टू अ गिवन थिंग। अब गिवन थिंग का मतलब क्या होगा बेटा, गिवन थिंग का मतलब जिसके लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब वो क्या हो सकता है भाई, वो कोई एक प्रकार का जॉब हो सकता है कि आपको ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, तो आपके पास ये जॉब हो सकता है, आपका ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, ये किसी प्रोडक्ट के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो या किसी सर्विस के लिए भी कंप्यूट कर सकते हो। बेटा ये किसी भी तरीके से कंप्यूट हो सकता है। ये सबके लिए जो भी आपने खर्चा करा, चाहे एक्चुअल या नोशनल, उसके लिए करा या उससे लिंक करा, सब आपकी बेटा किसके अंदर आ जाएगा, कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। तो पहले तो बेटा ये पॉइंट भी समझ में आ गया। तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं बेटा एन, मतलब ये नोट करना है, ये कॉस्ट का मीनिंग हो गया। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बेटा गोया का एग्जांपल लिया था, आइए उसी को देखते हैं। अगर हम बात करें बेटा टिकट कॉस्ट पर पर्सन, एक पर्सन की जो टिकट का प्राइस था बेटा वो क्या हो जाएगा, तो एक पर्सन की जो टिकट का प्राइस था बेटा उसे हम कहेंगे हमारा इनकर्ड। ये एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए खर्च हो रहा था, भाई उसको लेकर जाना और उसको वापस लाने के लिए था। होटल कॉस्ट उसी पर्सन के लिए या उसी सर्विस के लिए खर्च हो रहा था तो इनकर्ड। साइट सीइंग उस पर्टिकुलर पैकेज के लिए हो रहा था तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, इनकर्ड।
एक्टिविटीज का जो खर्चा है वो भी उसी के लिए हो रहा था बेटा, ये भी क्या बन जाएगा, इनकर्ड ऑफिस कॉस्ट। अब ये ऑफिस कॉस्ट तो इन जनरल लगाई थी भाई, गोया की जगह अगर मान लो केरला चले जाते या जम्मू चले जाते, कश्मीर चले जाते, आसाम जाते, गुजरात जाते, मध्य प्रदेश, कहीं भी जाते पैन इंडिया, तो भी तो पैकेज बना सकते थे, राइट। तो भाई ये किसी एक पर्टिकुलर आइटम के लिए इनकर नहीं हो रहा, ये इन कॉमन हो रहा है, बट इसका बर्डन अल्टीमेटली जितने टूर पैकेज बुक होंगे उनसे लेंगे। तो बेटा इसलिए हमने क्या बोल दिया, ये कॉमन खर्चा इज प्रैक्टिकली एट्रीब्यूटेबल। ये आपका क्या बन गया बेटा, एट्रीब्यूटेबल। ये हमने आपके खर्चों से क्या कर दिया बेटा, लिंक कर दिया। तो मेरे ख्याल से बेटा ये सारी बात समझ में आ गई होगी कि भाई आपके पास इनकर्ड 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 और एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या, एक्चुअल और नोशनल बेटा पहले ही समझ चुके हैं। तो अब आपको सबसे पहले तो बेटा कॉस्ट का पूरा डिटेल्ड मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। चलो ये बात समझ में आती है। अब हम इतनी देर से बेटा एक चीज पढ़ रहे हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करो, कॉस्ट को मिनिमाइज करो, कॉस्ट को कंट्रोल करो। क्यों करो भाई, हमने कॉस्ट लगाई, इसको कंट्रोल क्यों करें। तो भाई अब इसका तो सिंपल सा आंसर है, भाई जितनी कॉस्ट पे कंट्रोल होगा उतना बेटा अपना कंपनी जो है मिनिमम सेलिंग प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को बेच पाएगी, या आई वुड से बेस्ट सेलिंग प्राइस पर बेच पाएगी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। भाई एक तरीका है सेलिंग प्राइस कम करने का, क्वालिटी गिरा दो तो आपका सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा। दूसरा तरीका बेटा अपनी कॉस्ट को इफेक्टिवली मैनेज करो, जिससे जिससे बेटा आपकी क्वालिटी पे इंपैक्ट ना आए और आपका सेलिंग प्राइस कंज्यूमर तक बिल्कुल मिनिमम लेवल पर जाए। मैंने कहा ओके। तो बेटा देखिए, वाई टू कंट्रोल कॉस्ट, तो एवरी बिजनेस ट्राइज टू मिनिमाइज द कॉस्ट सो दैट इट कैन प्रोवाइड बेस्ट सेलिंग प्राइस। मैं आपके लिए लिख देता हूं बेटा, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। भाई बिना क्वालिटी के कॉम्प्रोमाइज करे ये आपको बेटा काम कर रहा है। अब आप देख लीजिए, जैसे आपको पीडब्ल्यू बेटा करता है, मई 2024 के जो मेन बैचेस है, रेगुलर बैचेस है बेटा, उनको ये प्राइस पर दिया, इस प्राइस पर दिया जितने में नॉर्मली एक सब्जेक्ट मिलता है। यहां तो बेटा आपको पूरा का पूरा ग्रुप दे दिया, पूरा का पूरा कॉम्बो, पूरा का पूरा ग्रुप दे दिया। भाई अब ये क्या हो रहा है, पीडब्ल्यू ने अपनी कॉस्ट को बहुत इफेक्टिव तरीके से मैनेज करा हुआ है, जिससे कि बेटा वो ये सारा काम कर पाता है, जिससे कि उसको ये वाले सारे काम करने में बहुत हेल्प हो जाती है। तो अब आपको कंट्रोल कॉस्ट का मीनिंग समझ में आया, नोटिंग इसमें कुछ नहीं करना, जनरल पॉइंट था। आगे बेटा चलते हैं। अब हमारे पास इसी से रिलेटेड बेटा दो वर्ड निकल कर आते हैं, एक आता है बेटा कॉस्ट कंट्रोल और दूसरा आता है कॉस्ट रिडक्शन। तो सर ये दोनों क्या वर्ड होते हैं, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। तो बेटा देखिए, अब मैं दो एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूं। सबसे पहला ये वाला एग्जाम्पल है, ये मान लेते हैं आप बच्चों का स्टडी रूम है, दिस इज योर स्टडी रूम। अब यहां पर क्या होता है, अब जैसे अभी आप क्लास ले रहे हो, आप क्लास देखोगे, क्लास खत्म होने के बाद आप बाहर घूमने चले जाओगे, आप बाहर वॉक करने गए तो यहां पर इस रूम में, जिस रूम में अभी आप मेरी क्लास देख रहे हो बेटा, इसकी सारी लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी सब ऑन करके चले जाओगे, आप बंद करना भूल जाते हो। बंद करना भूल जाते हो तो फिर क्या होता है, फिर पीछे से मम्मी आती है, मम्मी ने देखा या घर वालों ने देखा, कोई भी घर वाला आया, क्या देखो लाइटें चालू करके चला गया, फिर एक जोर से आवाज आती है, तुम तो नालायक हो, तुम निकम्मे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता, वेस्टेज करते हो। फिर वो बेटा क्या कर देते हैं, लाइट्स को स्विच ऑफ कर देते हैं, क्योंकि कोई यूज नहीं हो रहा। इस चीज को बेटा हम बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है जहां जहां अगर कोई वेस्टेज हो रहा है तो बेटा उसको मिनिमाइज करना। तो बेसिकली यहां पर हम कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है अपनी कॉस्ट को विद इन एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स कंट्रोल करना, या उतने में उसको लेकर आना। तो जो आपके अपने एक बजट था, एक प्लान था, उसके अकॉर्डिंगली उतने ही अमाउंट में कॉस्ट को मैनेज करना, दिस इज कॉल्ड बेटा कॉस्ट कंट्रोल। जबकि दूसरी साइड चलो बेटा, एक वर्ड आया कॉस्ट रिडक्शन। अब आपको ये एग्जांपल दिख रहा है, अब आजकल आपने देखा है बहुत सारे लोग बेटा सोलर सिस्टम या सोलर पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आपका सोलर पावर प्लांट लगा दिया बेटा,
अब आजकल बहुत सारे लोग अपनी रूफटॉप पर सोलर पावर प्लांट लगा देते हैं। अब इससे क्या होता है सर, कहना इससे इसका एक बार का एक्सपेंडिचर हुआ, बट अब आपका परमानेंट कॉस्ट कम हो गया, परमानेंट कॉस्ट का रिडक्शन हो गया। तो बेटा जब परमानेंट कॉस्ट का रिडक्शन हो गया, इसका मतलब बेटा आपके पास क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है कम करना, और कंट्रोल का मतलब है उसे मैनेज करना। तो मैनेज कैसे करते हैं, जो आपके ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड लेवल्स हैं, आप उसी के अंदर रहकर उतने तक मैनेज करना चाहोगे कि भाई ये हमारा लेवल है, इसको आप मैनेज कर लो भाई, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेयर एज रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कम करना। तो भाई जो लेवल है उसको और बेटर करो और इंप्रूव करो, तो उसको बेटर करने का मतलब है अब उसे परमानेंटली हटा दो। परमानेंटली कैसे हटाएंगे बेटा, कुछ नए इनोवेशंस लेकर, कुछ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर, ये सब तरीकों से बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन अपना क्या करेगी, परमानेंट रिडक्शन। अब ये पॉइंट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो अब मैं इसको आपको पूरा कंप्लीट करवाता हूं। कंप्लीट कैसे सर, मैंने कहा ये देखिए, यहां पर हम डिफरेंस लिखेंगे और हमें समझ में भी आ जाएगा कि इसका मतलब क्या था। तो दोनों चीजें हम एक साथ कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात, एम, भाई करना क्या चाहते हैं। तो जैसा कि हमने बोला बेटा, कॉस्ट कंट्रोल क्या करेगा, कॉस्ट कंट्रोल कहेगा मेंटेन कर लो, बस आप क्या कर लो, मेंटेन कर लो। तो ये कहेगा मेंटेनिंग कॉस्ट इन लिमिट्स, जो आपकी प्री डिफाइंड लिमिट्स है, आप उसके अंदर अपनी कॉस्ट को मेंटेन कर लो इन लिमिट्स ऑफ एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। भाई जो हमने एक प्लान बनाया था या हमने एक बेटा बजट बनाया था, उनके अंडर अंडर आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज या कंट्रोल कर लो। वेयर एज कॉस्ट रिडक्शन क्या कहेगा, कहेगा छोड़ो जी छोड़ो, भैया ये स्टैंडर्ड्स तो बन चुके हैं, आगे फटूरे की बात करो। फटूरे बोले तो ये बात करो कुछ नया क्या करें, अपनी कॉस्ट को और परमानेंट नीचे कैसे लाएं। तो यानी कि बेटा ये क्या कहता है, रिड्यूस करो कॉस्ट, आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करो, एंड यहां पर चैलेंज एंड चैलेंजेस, और यहां पर आप क्या लो बेटा, चैलेंज लो, किस चीज के लिए, चैलेंजेस ऑल स्टैंडर्ड्स, जो आपके एस्टैब्लिश्ड रूल्स है उनको चैलेंज करो, जिससे कि वो और बेटर बन पाए, जिससे कि वो क्या बन पाए बेटा, और बेटर। भाई जैसे कि हमने बोला, आपने सोलर पावर लगा दिया, अब इससे क्या होगा, परमानेंटली आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो बजट है वो कम हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी का बजट कम हो गया मतलब जो ऑलरेडी सेट लिमिट थी, सेट स्टैंडर्ड से आप उससे भी नीचे आ गए, आपने अपने आप को और बेहतर कर लिया। तो बेटा ये आपका क्या बन गया, कॉस्ट रिडक्शन का पॉइंट बन गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं पहले ये पॉइंट समझ में आ गया। फोकस, यहां पर आपका जो मेन फोकस होता है वो किस पर होगा, पास्ट पर। पास्ट मतलब क्या, पहले क्या होता था, आप उसी के बेस पर अपने प्रेजेंट को मैनेज करोगे। आप कहोगे देखो भाई, हमारे समर्स में ना, हमारा पास्ट में इलेक्ट्रिसिटी का बिल 5,000 आता था, तो अब हम चाहेंगे कि करंट समर सीजन में भी 5,000 आए। पास्ट के बेस पर आप अपने प्रेजेंट को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जबकि कॉस्ट रिडक्शन क्या कहता है, कहता है सर देखो पास्ट में जो होता था हो चुका, आप ये देखो अभी क्या है, व्हाट इज एट प्रेजेंट, और इसको फ्यूचर में ज्यादा अच्छे से परमानेंट करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बेटा इसका जो फोकस होगा वो किस पर होगा, इसका फोकस बेटा प्रेजेंट एंड फ्यूचर वाले पार्ट पर होगा। हमने कहा ओके जी। अब तीसरा आता है बेटा नेचर। नेचर क्या कहता है, कॉस्ट कंट्रोल क्या कर रहा है, तो होनी होने से रोक रहा है। एक आगे जाके जो प्रॉब्लम आ सकती है, एक नुकसान आ सकता है, उससे बेटा आपको रोक रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। तो इसको हम टेक्निकली बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव फंक्शन। भाई ये सिर्फ नुकसान होने से बचा रहा है, प्रिवेंट कर रहा है कि भाई देखो नुकसान नहीं होना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। जबकि कॉस्ट रिडक्शन क्या कहता है, कहता है प्रिवेंट छोड़ो, इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दो, ये जो समस्या है इसको परमानेंटली खत्म कर दो। मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका समाधान कर दो,
उसको बेटा करेक्ट कर दो, तो हम इसको बेटा टेक्निकली बोलते हैं दिस इज कॉल्ड करेक्टिव फंक्शन। ये हमारी प्रॉब्लम को परमानेंटली क्या कर देता है, करेक्ट कर देता है, ठीक कर देता है। आता है बेटा एंड, एंड कब होगा, ये खत्म कब होता है, तो भाई देखो कॉस्ट कंट्रोल करेगा, जो हमने समर सीजन में 5,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल सोचा था वो अब 5,000 हो गया, काम खत्म, हमारे जो टारगेट थे वो हमने मीट कर लिए। तो यानी कि ये कब कंप्लीट हो जाएगा, व्हेन टारगेट्स आर मेट, जैसे ही बेटा हमारे जो टारगेट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बेटा सेट करे थे वो बेटा मीट हो जाए तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। या मेट लिख दो बेटा, अचीव्ड लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो आप, ठीक है जी। चलो दूसरी साइड कॉस्ट रिडक्शन, ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सर मैं तो परमानेंटली चीजों को इंप्रूव करना चाहता हूं। बताओ बेटा क्या इंप्रूवमेंट का कोई एंड है, या कोई भी इंप्रूवमेंट का एंड है कि ये चीज कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, तो बेटा इंप्रूवमेंट का कोई एंड ही नहीं है, देयर इज नो एंड टू इंप्रूवमेंट। तो भाई हम यहां पर कहते हैं इट हैज नो विजिबल एंड, इसका किसी भी प्रकार का कोई विजिबल एंड पॉसिबल नहीं है। यहां पर बेटा कोई एंड नहीं है, जितना मर्जी कर लो, जितना मर्जी चलाते जाओ भैया, कोई अंत ही नहीं है। यहां पर आपके पास अनंत से भी आ गया भैया, चलता ही रहता है, खत्म ही नहीं होता, है ना। तो अब आपको बेटा ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, मैं लिख रहा हूं एन, मतलब इसको भी आपने नोट डाउन करना है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम के लिए। आई एम होपिंग अब आपको दोनों का मीनिंग समझ में आ गया होगा। देखो बेटा ये जैसा मैंने बोला था इंट्रोडक्शन फर्स्ट टॉपिक चल रहा है आपका, इसमें हम बेसिक चीजें समझ रहे हैं क्योंकि ये वर्ड्स आगे जाके इस्तेमाल होंगे, ये वर्ड्स आगे जाके हमारे पूरे कोर्स में अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल होंगे, इसलिए हम इनको पहले ही डिस्कस कर रहे हैं ताकि बाद में इनमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन और दिक्कत ना हो, ठीक है। अगला बेटा हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। भाई इससे हम करना क्या चाहते हैं, पाना क्या चाहते हैं। तो देखो भाई कॉस्ट अकाउंटिंग, अब कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली क्या था, आपके पास बेटा सारी रिकॉर्डिंग से रिलेटेड बातें, हमने कहा ठीक है चलिए अब देखते हैं बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या। तो सबसे पहला तो एक ही ऑब्जेक्टिव है जो हम बार बार आपके साथ कह रहे हैं, क्या, दैट इज कॉल्ड एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। भाई एक ऑब्जेक्टिव तो सबसे पहला है कि आपको आपकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, इसके बिना तो बेटा हमारा काम ही नहीं है, ठीक है। कॉस्ट निकल गई तो बेटा इसके बेस पर हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट। अब आप इसके बेस पर अपना सेलिंग प्राइस निकालोगे एंड देयर बाय अपना प्रॉफिट का बेटा एस्टिमेशन कर सकते हैं। फिर एक हमने पढ़ लिया भाई, इससे हम क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट को बेटा कंट्रोल करेंगे, साथ साथ कॉस्ट के रिडक्शन के लिए भी प्रयास करेंगे। तो ये दोनों चीजें बेटा अल्टीमेटली कब पता चलेंगी, जब हमें हमारी कॉस्ट की अकाउंटिंग पता हो, डेटा पता हो, सब कुछ हो। और फाइनली इस डेटा के बेसिस पर हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर पाए। तो यानी कि बेटा लास्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। भाई आप मैनेजमेंट को हेल्प करोगे ताकि वो अपने डिसीजन मेकिंग पर फोकस कर सके और वो ये कहे कि हाँ जी अब इसके बेस पर हम सारा का सारा डिसीजन ले सकते हैं। आई होप दोस्तों पहले इतनी बात आपको बेटा समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली आता है स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। भाई इसमें हमें कवर क्या क्या करना है स्कोप में, तो मैंने कहा देखिए बेटा क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले तो इसके अंदर आपके पास आता है कॉस्टिंग का पॉइंट, कि आपको कॉस्टिंग करना है। फिर आपके पास आता है कॉस्ट अकाउंटिंग का पॉइंट, कि आपको बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग करना है। फिर उसके बाद आपको कॉस्ट का करना होता है एनालिसिस, इसका पूरा का पूरा डिटेल्ड चिंतन मनन कि भाई इसके अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे है। एंड फिर इसको हम कंपेयर करेंगे विद द अदर डेटास, अब चाहे वो पास्ट हो, इंडस्ट्री के हो, कॉम्पिटिटर के हो, अगर अवेलेबल है तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट का बच्चा कंपैरिजंस करेंगे। फिर इसके बाद हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहेंगे, भैया कॉस्ट को कंट्रोल करो, मैनेज करो। फिर इसके बेसिस पर हम अपनी रिपोर्ट्स भी बनाएंगे, जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव था। और फाइनली बेटा कॉस्टिंग बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बेटा मैंडेटरी होता है, तो वहां पर आपको इससे क्योंकि आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको बेटा अल्टीमेटली स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। जहां जहां जिस जिस इंडस्ट्रीज में ये रेलिवेंट होंगे वहां वहां पर बेटा आपको क्या करने पड़ेंगे, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस पे भी फोकस करना पड़ेगा।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा यहां तक की बात भी समझ में आ गई कि आपका बच्चा स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपके कवर होते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो आइए दोस्तों अब हम इन दोनों के डिफरेंस को आपके साथ समझते हैं। सो हियर वी स्टार्ट विद बेटा डिफरेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखते हैं बेटा, देखिए अगर मैं एक सिंपल देसी भाषा में बोलूं तो कॉस्टिंग कह रहा है भैया आपको क्या करना है, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जबकि अकाउंट्स कहता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है ये अब हम आपके साथ समझते हैं। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहला पॉइंट आता है टाइम पीरियड। भाई ये किस चीज पर फोकस कर रहा है, ऑन व्हाट इट इज फोकसिंग। तो सबसे पहले कॉस्टिंग की बात करूं तो कॉस्टिंग में हमने कहा हमें कॉस्ट आइडेंटिफाई करना है और अपना सेलिंग प्राइस निकालना है। तो प्राइमरीली इसका जो फोकस है वो बेटा दो चीजों पर है, अभी हमारे पास क्या सिनेरियो है और इसके बेसिस पर हम फ्यूचर में क्या करेंगे। तो कॉस्टिंग का जो मेन एरिया ऑफ फोकस हो गया वो क्या होगा, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जबकि अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो बेटा अकाउंटिंग का जो फोकस होता है वो जनरली बेटा हिस्टोरिक होता है, ये हमेशा पोस्टमार्टम करता है। जब कोई एक ट्रांजैक्शन हो चुकी होती है ये उसको रिकॉर्ड करता है, इट जस्ट रिकॉर्ड्स अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। तो भाई जब ये रिकॉर्ड करता है पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सो दैट बिकम्स योर अकाउंटिंग। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट रह गया था बेटा वो मैं बता देता हूं, भैया ये भी ना नोट करना है, मैं लिखना भूल गया था इसलिए मैं पहले बता रहा हूं। ये दोनों चीजें भी बेटा शॉर्ट शॉर्ट में नोट करनी है, मीनिंग आपको सारे पता है। ठीक है, चलिए नोट तो बेटा आपको ये भी करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। ठीक है, आप नोट करना चाहते कर लीजिए, वरना ये नोट्स तो बेटा आपके पास अभी क्लास के नोट सेक्शन में अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। एक तो हो गया बेटा प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दूसरा बेटा हिस्टोरिक, तीसरा और नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन। भाई प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि क्या हम इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अगर हम बात करें बेटा हमारे पास किसकी, बेटा सबसे पहले कॉस्टिंग की। तो कॉस्टिंग के लिए बेटा इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं जो हम आपके लिए फॉलो करेंगे। तो सम स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स, यहां पर आपके पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं जो हम एज अ इंडिविजुअल बेटा फॉलो करेंगे। जबकि अकाउंटिंग में अ सेट फॉर्मेट, भाई यहां तो पहले से सेट है, जबकि कॉस्टिंग में सारे सेट नहीं है, कुछ कुछ चीजें गिवन है, बाकी चीजें रेंडम है, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। बट अकाउंटिंग में तो आपको पता ही है बैलेंस शीट पी एंड एल बेटा कैसे बनाना है, उसी बेसिस पर बनाना, देयर इज नो अदर वे। ठीक है सर, अगला आता है बेटा यूजर्स, कौन होंगे यूजर्स। तो आप मुझे बताइए क्या आपको पता है एक कोल्ड ड्रिंक बनाने का कॉस्ट कितना होता है। आंसर इज नो। या कोई भी प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट कितना होता है, आंसर इज नो। यानी कि बेटा कोई भी कंपनी अपनी कॉस्ट का डेटा जनरली एक्सटर्नली शेयर नहीं करती है। तो यानी कि कॉस्टिंग का डेटा जो होता है वो मेनली बेटा किसके यूज के लिए होता है, मेनली वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है, बेस्ड ऑन विच दे डू द डिसीजन मेकिंग। जबकि जो फाइनेंशियल या अकाउंटिंग डेटा है बेटा उसके तो सारे यूजर्स होते हैं, उसको बेटा एक्सटर्नल पार्टीज भी यूज करती है क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है, और साथ साथ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयज भी यूज करते हैं। तो भाई ये तो सब लोग यूज कर सकते हैं अकाउंटिंग का डेटा, बट कॉस्टिंग का डेटा हैज ओनली वेरी लिमिटेड, ओनली फॉर इंटरनल मैनेजमेंट प्राइमरीली। गॉट इट बच्चा, चलिए कवरेज की बात करते हैं। अगर हम P&L की बात करें या अकाउंटिंग की बात करें तो बेटा कहना इससे ये हमारे को पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा दे देता है बेटा। ये हमारे को क्या करता है, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस बता देता है कि भाई पूरी ऑर्गेनाइजेशन का या तो इतना प्रॉफिट है या लॉस है, एज द केस में भी। यानी कि ये डिपार्टमेंट वाइज या इंडिविजुअल वाइज डेटा नहीं देता कि इस डिपार्टमेंट ने इतना कमाया, इसने इतना नुकसान कर दिया एंड सो ऑन बेटा। बट कॉस्टिंग में क्या होता है, ये भी बताता तो प्रॉफिट और लॉस है कि भैया इसमें इतना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, बट ये बेटा प्रोडक्ट वाइज सर्विस वाइज पूरी डिटेल में बताता है। क्योंकि हमने देखा बेटा यहाँ पर कॉस्ट भी कैसे कैलकुलेट हो रही है, प्रोडक्ट वाइज सर्विस वाइज जॉब वाइज, जैसे निकालनी है वैसे निकल जाएगा। तो बेसिकली बताएगा तो ये भी प्रॉफिट और लॉस, बट P&L आपको एक ओवरऑल पोजीशन दे देता है
ये बेटा आपको प्रोडक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, सारी वाइज बताएगा कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है, कौन सा बुरा कर रहा है, कौन कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कौन कितना नुकसान कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बेच के फायदा है, कौन सा बेच के नहीं है। तो यानी कि बेटा ये आपके पास क्या करने वाला है, ये होने वाला है डिटेल्ड, पूरा का पूरा डिटेल्ड। डिटेल्ड किस चीज का, प्रॉफिट और लॉस, पूरा का पूरा डिटेल्ड प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच प्रोडक्ट और सर्विस। तो भाई ये हर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए पूरा का पूरा डिटेलिंग आपके साथ करने वाला है। आई होप दोस्तों पहले बात समझ में आ गई, बोलो जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पर्पस। अब पर्पस क्या है, तो बेटा पर्पस इज अगेन ऑब्जेक्टिव। तो अकाउंटिंग आप क्यों करते हो, ताकि आप अपना बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बना सको, मेन तो पर्पस ही है। ऐसे बेटा कॉस्टिंग क्यों करते हैं, ताकि हम कॉस्ट निकाल सके, उसका कंट्रोल कर सके और उसके बेस पर डिसीजन मेकिंग कर सके। मेन ऑब्जेक्टिव तो बेटा यही है। तो अगर हम यहां पर बात करें सबसे पहले, तो ये क्या कर रहा है, ये हमें प्रोवाइड कर रहा है बेटा इंफॉर्मेशन। तो ये हमें क्या देता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, किस पर्पस के लिए, फॉर फॉर बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, फॉर बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। तो भाई ये दो चीजें बनाने के लिए ये हमें सारा का सारा डेटा और मैटर तैयार करके देता है। जबकि बेटा ये किसके लिए हेल्प करता है, सर ये हेल्प करता है जिससे कि आप अपनी कैलकुलेशन कर सके बेटा कॉस्ट की सबसे पहले तो, फिर उसके बाद उसका बेटा कंट्रोल कर सके ताकि उसका नुकसान ना हो, विद इन द लिमिट्स आपका हो जाए। एंड साथ साथ इसके बेसिस पर आप क्या कर सको, अपनी डिसीजन मेकिंग भी कर सको। तो बेटा ये आपके सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डिफरेंसेस बेटा रेडी होते हैं कि भाई इन दोनों में आपके पास किस किस प्रकार के डिफरेंसेस है, कैसे कैसे बेटा कैलकुलेशंस होनी है। तो अब आपको ये वाला पॉइंट और टॉपिक भी समझ में आ गया होगा कि कॉस्टिंग और अकाउंटिंग के बीच में बेटा डिफरेंसेस कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये अब आपको बेटा 100% क्लियर होना चाहिए, राइट। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट बेटा हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। भाई अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस बेटा। अब अगर हम इनकी भी बात करें तो आइए जरा समझते हैं। तो सबसे पहले आता है बेटा नेचर। तो भाई देखो कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ किससे डील करेगा, नंबर से। ये कहेगा आई एम कंसर्न्ड विद द नंबर्स, तो यानी कि ये सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा में डील करेगा, क्वांटिटेटिव डेटा ओनली। तो ये सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा में डील करने वाला है। जबकि मैनेजमेंट, बेटा मैनेजमेंट कहता है भाई मुझे तो सब चीजें मैनेज करनी है, सिर्फ क्वांटिटेटिव से नहीं होगा। तो ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा भी देखेगा। भाई ये आपका क्वालिटी वाइज सारी चीजें मेजर करेगा। ऑल्दो ये वाला सिर्फ क्या करने वाला है बेटा, सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करने वाला है। आई होप पहले बच्चा बात और मैटर आपको समझ में आ गया। तब अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो ये सिर्फ एंड सिर्फ बेटा कॉस्ट रिलेटेड डेटा देगा, इसका और कोई पर्पस ही नहीं, अभी आपको पढ़ाया था। तो यानी कि ये क्या करेगा, प्रोवाइड्स, ये हमें क्या देने वाला है बेटा, कॉस्ट रिलेटेड डेटा। ये सारा का सारा जो डेटा देगा वो सिर्फ एंड सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड। जबकि ये क्या करेगा बेटा, ये तो सारी इंफॉर्मेशन लेगा पूरे बिजनेस की। तो कैन आई से मैनेजमेंट अकाउंटिंग इससे ज्यादा वाइडर इंफॉर्मेशन डील करेगा। तो यानी कि यहां पर हम बोलते हैं प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स ब्रॉडर, ब्रॉडर स्कोप। भाई इससे ज्यादा स्कोप है, एंड ऑल इंफॉर्मेशन। और बेटा यहां पर इंफॉर्मेशन भी सारी ज्यादा होने वाली है, कम नहीं होने वाली है। अगला है बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। तो भाई कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, ये कहेगा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग बेटा क्या क्या यूज करेगा, बेसिकली पास्ट का और प्रेजेंट का डेटा, क्योंकि हमें अकाउंटिंग करनी है, रिकॉर्ड्स बनाने हैं। तो भाई ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यूजेस, कौन कौन से बेटा, पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा। ये पास्ट का और प्रेजेंट का डेटा बेटा रिकॉर्ड करेगा। जबकि मैनेजमेंट अकाउंट क्या करेगा, भाई इसका एक ही पर्पस है, फ्यूचर में क्या करना है, व्हाट शुड बी द प्लान, हाउ टू एग्जीक्यूट दैट, कंपनी को कहां लेकर जाना है। तो यानी कि ये किस पर फोकस करता है, ये करेगा फोकस विद प्रोजेक्शंस फॉर फ्यूचर। ये तो बेसिकली फ्यूचर के लिए ज्यादा कंसर्न्ड है
कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को कैसे और कहां कितना कितना ग्रो करवाएं। सो इसका मेन पर्पस बेटा वहां पर है। अगला आता है बेटा डेटाबेस। तो इसका जो मेन डेटा है वो कहां से मिलता है? फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिलता है। तो जो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नंबर्स हैं उन्हीं को हम अलग अलग तरीके से यूज करके कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा लेते हैं। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेटा सर्वोपरि हर जगह से मिलेगा, यानी कि ये कहां कहां से मिलेगा बेटा? ये आपको मिलेगा फ्रॉम, सबसे पहली बात कॉस्ट से मिलेगा। कॉस्ट के साथ साथ बेटा फाइनेंशियल डेटा भी यहां पर यूज होगा, और इसके साथ साथ बेटा हम क्या कहेंगे, एंड अदर सोर्सेज। और इसके साथ साथ और भी भिन्न भिन्न प्रकार के सोर्सेज है बेटा जो यहां पर यूज हो जाएंगे। आई होप दोस्तों पहले ये बात समझ में आ गई। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो मैंने जैसा कि बोला कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा भी बाय लॉ आपके पास बनाना पड़ता है बहुत सारे केसेस में। तो यहां पर यस देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। भाई कुछ तो लॉजिक्स है, कुछ प्रिंसिपल्स है एंड प्रोसीजर्स है, जिनके बेस पर बेटा ये सारा का सारा डेटा हमें क्या बनाना पड़ता है, पूरा का पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। वेयर एज अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करूं तो भैया ये कहता है पगले कोई रूल नहीं है, हमें तो जैसा सोचना है, जैसा हमें काम करना है हम उसके हिसाब से करेंगे, जिससे कि अल्टीमेटली बेटा हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पर ग्रो करवा सके। आई होप दोस्तों पहले अब ये वाले सारे पॉइंट्स भी समझ में आ गए। तो बेटा ये भी आपको शॉर्ट में मैंने बता दिया, नोटिंग का पॉइंट ये भी नोट करना है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो, अब आप बेसिक टर्मिनोलॉजी से गो थ्रू होते जा रहे हो। अच्छा, कॉस्टिंग का मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी, फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सारी चीजें अब आपके पास आती जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स टेस्ट योर नॉलेज अगेन। अब हम बेटा फिर से कुछ एमसीक्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। तो हियर वी स्टार्ट विद योर टेस्ट योर नॉलेज। पहला है डैश इज अ पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट कॉस्ट। भाई पास्ट कॉस्ट का ये पोस्टमार्टम है, ये क्या होता है? तो भाई क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग? तो बेटा अभी पढ़ा था, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों से डील कर रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली पास्ट। और तो यानी कि बेटा आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसा है जो पोस्टमार्टम करता है, अभी आपको बताया पुराने जो ट्रांजैक्शन हो जाता है उसे रिकॉर्ड करता है। तो ये आपके पास आपका क्या बन जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमने कहा ऑल राइट। नेक्स्ट इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। अब देखिए बेटा, एग्जामिनर जानबूझकर आपको ये डेटा देगा और आप इग्नोर कर जाते हो कई बार पढ़ना बेटा नॉट। कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट यस है, सेलिंग प्राइस निकालना यस है, कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन यस है, असिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन डिसीजन मेकिंग ना ना ना, ये अकाउंटिंग का काम नहीं है, ये तो बेटा मैनेजमेंट वाले में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर। ये भैया हमारे को इसको हेल्प ही नहीं करना, हमारा कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। गॉट दिस पॉइंट। चलिए अगले पर चलते हैं बेटा। डैश इज नॉट द स्कोप। अगेन देखिए बेटा आपको क्या वर्ड दे दिया फिर से, नॉट। भाई कौन सा इसमें से स्कोप नहीं है? एसरटेनमेंट कॉस्ट यस, अकाउंटिंग यस, कंट्रोल यस, टैक्स प्लानिंग हाँ सर ये कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आता, ये हमने पहले भी पढ़ा भी थोड़ी देर पहले बेटा, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट बनेगा। दिस विल बी अ पार्ट ऑफ योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नॉट पार्ट ऑफ योर कॉस्ट अकाउंटिंग। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट इट सेज ordinary trading account is locked storehouse of most valuable information to which cost system is the। भाई आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट में पीएनएल में बहुत सारा डेटा होता है। अब उस डेटा को इंटरप्रेट कैसे करें, उस डेटा को एनालाइज कैसे करें, उस डेटा से एनालिसिस कैसे करें, तो बेटा ये सब चीजें कौन बताएगा? यस ये सब चीजें हमारा बताएगा बेटा कॉस्ट सिस्टम। तो यानी कि हमारे पास ये क्या बन जाएगा बेटा, कॉस्ट सिस्टम इज द की। भाई ताले का ताला नहीं होता, हाउस नहीं होगा, तो आपके पास ताले की क्या बनेगी, चाबी। सो दैट बिकम्स योर आंसर इज की। गॉट इट। चलिए अगला आपके पास आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट डैश ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स प्रोसेस सर्विस एंड ऑपरेशन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेटा किस चीज की डिटेल देता है? क्या ये कॉस्ट की बताता है, क्या ये इनकम बताएगा, आइदर बताएगा, नन बताएगा?
तो बेटा देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं। ए टू जेड वी रिकॉर्ड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। बेटा ए टू जेड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट का मतलब क्या है भाई? इसमें आपका कॉस्ट भी रिकॉर्ड होता है और इसमें आपका इनकम सब रिकॉर्ड होता है। तो रिकॉर्ड दोनों होते हैं, तो आपके पास आएगा आइदर ए और बी, दोनों ही आपके पास बेटा यहाँ पर वर्ड्स का आंसर बनेगा। आई होप पहले दोस्तों इतनी बात आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। अब यहां तक आपके मन में बच्चा कोई टेंशन कोई दिक्कत वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अगला पॉइंट हमारे पास आता है यूजर्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। भाई इसको कौन कौन किस किस प्रकार से यूज कर सकता है, जरा उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल यूजर्स की बात करते हैं। इंटरनली बेटा इसे कौन कौन यूज कर सकता है? तो बेटा इंटरनल यूजर्स में सबसे पहले आते हैं पॉलिसी मेकर्स। भाई जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बनाएंगे, इसका विजन बनाएंगे, कैसे कैसे काम करना है, कौन क्या काम करेगा, ये सब। फिर इनको हेल्प करने के लिए आते हैं बेटा मैनेजर्स, जो ये काम एक्चुअली में एग्जीक्यूट करवाएंगे। ये इनको भी डेटा पता होना चाहिए, इनको इनके लेवल का डेटा, ऐसा नहीं है बेटा सारा डेटा सबके पास होगा, हर एक को उसके लेवल के हिसाब से डेटा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मैनेजर्स को बताया जाएगा कितना प्रोडक्शन करना है, कितना काम करना है, ताकि वो पूरी ऑर्गेनाइज पूरे सेटअप को मैनेज कर सके। पॉलिसी मेकर्स को सारी चीजें पता होंगी। फिर अगला आता है बेटा ऑपरेशनल लेवल स्टाफ। ऑपरेशन लेवल स्टाफ क्या पता होगा? सर ये इसको पता होना चाहिए कि भाई मुझे कितनी कॉस्ट में अपना काम करना है, मुझे वेस्टेज नहीं करना रिसोर्सेज का, मुझे इफेक्टिवली मैनेज करना है चीजों को, है ना। फिर फाइनली आया बेटा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को बेटा ये सब पता होना चाहिए क्या, कि भाई उसका पर आवर का रेट कितना है, उसको पैसे कैसे मिलने हैं, वेजेस कैसे मिलना है, बोनस कैसे मिलना है, ये सब बातें कॉस्ट का पार्ट है, तो ये सब बातें उसको पता होनी चाहिए। तो इंटरनल यूजर्स में ये चार लोग आपके मेनली आ गए। अब एक्सटर्नल यूजर्स तो बेटा सारे हो गए। सबसे पहले हमारे पास हो गए शेयर होल्डर्स। ये वाले लोगों को पता होना चाहिए कंपनी बेटा किस डायरेक्शन में जा रही है। अगले हो गए बेटा ऑडिटर्स। ये तो भैया चेक करेंगे ना सारा का सारा मैटर, कि काम कैसा हो रहा है, सही हो रहा है, उस पर द प्लान हो रहा है, नहीं हो रहा, एंड सो ऑन। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास आती है रेगुलेटरी अथॉरिटीज। भाई जैसे आपका इनकम का डेटा सारा का सारा इनकम टैक्स को पता होता है ना, आप उनको फाइलिंग करके बताते हो, ऐसे ही बेटा यहाँ पर भी है। फिर अगला हमारे पास आता है बेटा क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स। भाई इनको पता होना चाहिए क्योंकि इन्होंने भी उधार दिया हुआ है। अगर इनको नहीं पता होगा तो इनके लिए क्या हो जाएगी, गड़बड़। अब मैंने आपको पहले बताया था कि भाई देखो सारा डेटा सबके पास नहीं आएगा। भाई एक कंपनी की कॉस्ट कितनी है, उसके सीक्रेट्स कितनी है, ये सब तो सिर्फ किसको पता होगा, इंटरनल में भी एक दो लोगों को, मतलब जो टॉप लेवल के लोगों को। बाकी सब तो बेटा जनरल थोड़ा बहुत डेटा अवेलेबल कराया जाता है। आई होप पहले बेटा यूजर्स भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब आप इसे भी शॉर्ट में बेटा नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है एसेंशियल्स ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। भाई एक कंपनी में अगर हमें एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगाना है तो उसमें क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए या उसमें क्या क्या पॉइंटर्स होने चाहिए, जिससे बेटा कंपनी इफेक्टिवली उसको यूज कर पाए। तो सबसे पहला तो भाई देखो आपका जो सिस्टम है ना वो सिंपल होना चाहिए। ऐसा नहीं है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना दिया, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। और दूसरा वो बेटा इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। इंफॉर्मेटिव का मतलब है उसके अंदर जब जैसी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपके पास आनी चाहिए। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम कहते हैं बेटा, आपका सिस्टम एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक होना चाहिए। भाई इसका ये मतलब है कि आपका जो डेटा है वो करेक्ट वाला निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है आप गलत गलत डेटा निकाल रहे हो, गलत तरीकों से कर रहे हो, या सिस्टम गलत गलत आंसर दे रहा, वो नहीं होना चाहिए। गॉट इट? फिर उसके बाद हम बोलते हैं बेटा ये जो डेटा प्रोवाइड करेगा वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एंड कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है जब आपने हर बार कोई रिपोर्ट जनरेट करी हर बार वो डिफरेंट तरीके से बनकर आ रही है, तो हर बार वो सेम तरीके से रिजल्ट आना चाहिए ताकि बेटा उसको हम इवैल्यूएट और कंपेयर भी कर सकें। नेक्स्ट भाई ये डेटा बाकी सारे सिस्टम्स के साथ मर्ज होके आना चाहिए। ऐसा नहीं है इसके लिए बिल्कुल अलग से ही काम करना पड़ रहा है। अकाउंट्स का डेटा भी इसके साथ मर्ज होना चाहिए, बेसिकली अकाउंट्स के डेटा पर बनेगा, तो इंटीग्रेटेड होना चाहिए और इंक्लूसिव रहना चाहिए। ये साइमल्टेनियसली सबके साथ मिलजुल कर काम करे। अपने आप को फ्लेक्सिबल रखे क्योंकि बिजनेस में काफी ज्यादा बदलाव आते रहते हैं।
तो ये बदलाव के हिसाब से अपने आप को फ्लेक्सिबल और एडेप्टिव बनाकर रखकर कि भाई ये आपके पास बेटा सारा का सारा सिस्टम रहे। आई होप दोस्तों पहले यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। लास्ट पॉइंट बेटा इससे निकल कर आएगा कि भाई सब लोगों का इस सिस्टम पर विश्वास होना चाहिए। ये ट्रस्ट वर्दी डेटा जनरेट करे जिससे बेटा जितने ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उन सबका इस पर क्या बने, ट्रस्ट बने। तो भाई इसके लिए क्या जनरेट करना पड़ेगा, ट्रस्ट ऑन द सिस्टम। इसके ऊपर बेटा जनरेट करना पड़ेगा ट्रस्ट कि भाई ये सही तरीके से अपना सारा का सारा डेटा का रिजल्ट हमें दे। गॉट इट। चलो अगले पर चलते हैं बेटा। इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कॉस्टिंग सिस्टम लगाना है तो हमें किन किन बातों का बेटा ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो आता है बेटा ऑब्जेक्टिव। भाई अल्टीमेटली आप इससे जनरेट क्या करना चाहते हो, व्हाट इज अल्टीमेट थिंग यू वांट टू जनरेट। दूसरा बेटा आपका बिजनेस का तरीका क्या है, क्योंकि बिजनेस के तरीके पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे अगर आप कोई बेटा मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में हो तो आपकी डिटेलिंग अलग तरीके से निकलेगी। आप ट्रेडिंग सेक्टर में हो तो डिटेलिंग अलग तरीके से आएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारी कैटेगरीज है, आपका कितना इंटेंस सिस्टम है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, उन सबके बेसिस पर यह सारा दिमाग लगाना पड़ता है। फिर अगला, जैसा कि मैंने बोला सब लोगों को सब डेटा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की पता होनी चाहिए कि भाई कौन से पर्सन को किस लेवल तक का कितना डेटा आपको अवेलेबल करवाना है, किसके पास कितनी रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। नेक्स्ट, कंपनी जो प्रोडक्ट में डील कर रही है उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो बेटा सिस्टम कैसे इंस्टॉल करवाओगे, उसकी डिटेलिंग्स कैसे कर पाओगे। पूरा का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनता है, सबसे पहले कौन से डिपार्टमेंट में जाता है, फिर आगे कैसे बनता है, पैक कैसे होता है, बिकता कैसे है, एंड सो ऑन, पूरा का पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन का सिंक्रोनाइजेशन। भाई आपका जो डेटा है वो रियल टाइम बेसिस पर सिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज कोई डेटा डाला कल तक उसका रिजल्ट आ रहा है, नहीं। आपका जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बिल्कुल एकदम इमीडिएट बेसिस पर होना चाहिए, रियल टाइम लेवल पर होना चाहिए। फिर ये हमारे साथ साथ कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर दे। मतलब भाई जब जब जो जो हमें कौन से स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के डेटा है वो सब हमारे पास यहां पर बन जाए। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। जैसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है उसको फुलफिल कर दे, और साथ साथ हमारे पास जो भी हमें स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के लिए डेटा चाहिए या रिपोर्ट चाहिए वो भी ये जनरेट करके दे दे कि भाई देखो इस महीने ये वाली लास्ट डेट है या ये वाला डेटा जाना है, गवर्नमेंट को ये वाला डेटा सप्लाई करना है, व्हाटएवर इट इज, वो सब बेटा यहां से हमारा जनरेट होकर निकलना चाहिए। पहले दोस्तों इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। तो दोस्तों यहां पर आकर मैंने आपके साथ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज या बेसिक बातों पर आपके साथ चर्चा करी है, जिसमें हमने आपके साथ बेटा ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की सारी बातें करी हैं कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम किस तरीके से चलता है, क्या क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या पॉइंटर्स हैं, ये सारी की सारी बातें बेटा आपके साथ मैंने यहाँ पर कवर अप कर ली है। मैं उम्मीद कर रहा हूं पहले तो बेटा यहां तक का सारा मैटर अब आपको बेटा पूरा का पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब यहां तक आपके मन में बेटा किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए। गॉट इट। यहां तक पहले बेटा क्लियर है सारा का सारा, बता दीजिए यहां तक आपके मन में मेरे हिसाब से तो कोई भी किसी प्रकार का डाउट का स्कोप बनता ही नहीं है ना। यहां तक मेरे हिसाब से कोई भी डाउट का स्कोप बेटा आपका बनता ही नहीं है कि आपको यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट आए। गॉट इट। चलो अब यहां तक करने के बाद अभी फिलहाल हम इस सेशन को बेटा इतना ही करेंगे। अभी बेसिक्स का एक और सेशन होगा जिसमें मैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक एस्पेक्ट्स के साथ आपके साथ चर्चा करूंगा। उस बेसिक्स के बाद देन वी विल स्टार्ट विद वन ऑफ द मेन टॉपिक। ऑलराइट, चलो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों। रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिए, क्योंकि बेटा अंत में पढ़ाई काम आऊगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी के लिए बाय बाय, सी यू सून इन अवर नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टाइम बाय बाय।